हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th, हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12th बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसमें हम कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम कवर करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि लास्ट ईयर्स जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आए हैं। तो चलिए, आर यू गाइज रेडी? तो सबसे पहले हम कवर करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा सीबीएसई 2016 में आया है। कब आया है? सीबीएसई 2016 में आया है। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल इन ह्यूमंस। ठीक है, बात करते हैं किसकी? सर्टोली सेल की। तो सर्टोली सेल किस में होती है? मेल में। अब मेल में भी मैम कहाँ होती है ना? मेल में भी कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है? तो सर्टोली सेल प्रेजेंट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके इनर साइड दो टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है इमेच्योर मेल जर्म सेल, ठीक है, और दूसरे टाइप की जो सेल होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल। इसे और हम क्या बोलते हैं? नर्स सेल। और क्या बोलते हैं? नर्स सेल। और कहते हैं हम, या मैं और बोलूं तो इसे हम कहते हैं सस्टेंटाकुलर सेल। क्या बोलते हैं? सस्टेंटाकुलर सेल। ठीक है, और नर्स सेल। क्या क्लियर है? तो ये जो है ये क्या है आपकी? सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल का दूसरा नाम क्या है? सस्टेंटाकुलर सेल और नर्स सेल। क्लियर है? चलिए, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है जल्दी बताइए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब बात आती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होता है? तो आपके टेस्टिस के अंदर। कहाँ? मेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होते हैं इमेच्योर मेल जर्म सेल, जो कि आगे चल के क्या बनाएंगे? स्पर्म को बनाएंगे, और दूसरे टाइप के सेल होते हैं सर्टोली सेल या सस्टेंटाकुलर सेल या नर्स सेल, जो कि क्या करते हैं? इन डेवलपिंग स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं? नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, स्पर्म को क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं। क्या क्लियर है? तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म। क्या मैंने यही बोला था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर प्रेजेंट होती है क्या? सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। किसको? स्पर्म को। किसको? स्पर्म को। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ें। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ लिडिक सेल्स इन ह्यूमंस। ठीक है, अब दूसरा प्रकार का सेल है जिसे हम लिडिक सेल कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ह्यूमन में कहाँ होता है? फिर से बात करते हैं, तो ह्यूमन के अंदर कहाँ? मेल में। कहाँ? मेल में ये लिडिक सेल प्रेजेंट होता है। कहाँ? मेल में ये लिडिक सेल प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है मेल में भी? टेस्टिस में। कहाँ? टेस्टिस में। मैम टेस्टिस में भी कहाँ होता है? टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या प्रेजेंट होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है,
तो इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए। इन बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट होते हैं आपके लिडिक, ठीक है, क्या होता है? लिडिक सेल्स, ठीक है। तो लिडिक सेल जो है, और इसे हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। इन्हें हम और इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल। क्या क्लियर है? तो कहाँ होते हैं? टेस्टिस के अंदर क्या हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। तो सपोज ये क्या है? एक टेस्टिस है। ये क्या है? टेस्टिस है, ठीक है। इस टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच वाला जो स्पेस है, इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल सेल, जिसे हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं लिडिक सेल। क्या कहते हैं? लिडिक सेल्स, ठीक है। क्या क्लियर है? समझ में आया? तो ये क्या है? ये टेस्टिस है। ये क्या है? टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, ठीक है। और ये क्या है? ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात आती है लिडिक सेल की, इसका फंक्शन क्या होता है। तो लिडिक सेल जो है मेल हार्मोन को बनाते हैं, दैट इज एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? तो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन को कौन बनाता है? यही लिडिक सेल्स बनाते हैं। क्लियर है? ये कुछ जो ग्लोबिन्स है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं, उसे भी फॉर्म करता है। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। इतना क्लियर हुआ? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़े। अब देखिए क्या बोल रहे हैं ये। Leydig cells are present in the region called interstitial space outside the seminiferous tubules. They synthesize and secrete androgen और testosterone. क्या क्लियर है? तो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या है? ये है मेल, क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। क्लियर है? समझ में आया? तो ये क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। और ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2014 में। कब आया है? सीबीएसई 2014 में। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़े। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है मेंशन द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन स्पर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2012 में। अब बात आती है स्पर्म की। तो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो स्पर्म के स्ट्रक्चर में कितने पार्ट होते हैं? कंटेन 4 पार्ट। ठीक है, कितने पार्ट? 4 पार्ट। सबसे ऊपर वाला एंटीरियर पार्ट इज हेड, हेड के बाद फिर नेक, नेक के बाद मिडिल पीस, फिर टेल। ठीक है, इतना समझ में आया? तो देखिए
ठीक है, तो ये क्या है, स्पर्म, क्या है, स्पर्म, ठीक है। इस पार्ट में प्रेजेंट होता है क्या, एक्रोसोम, तो ये क्या है, एक्रोसोम। हेड वाला पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम, ठीक है, तो ये क्या है, एक्रोसोम, क्लियर है। यहां पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, क्या होता है, लार्ज न्यूक्लियस, तो ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, हेड, क्या कहते हैं, हेड। ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे नेक, क्या कहेंगे, नेक। और नेक में क्या प्रेजेंट होता है, नेक में प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल, क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल, ठीक है, या मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल, ठीक है। और सेंट्रियोल का अरेंजमेंट क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट। 9 जो होते हैं पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, बताइए, ट्रिपलेट के फॉर्म में, और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं प्रेजेंट होता, जिसे हम 9+0 अरेंजमेंट कहते हैं। आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं सेल चैप्टर में। चलिए, तो इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, नेक, क्या कहेंगे, नेक, ठीक है, तो ये क्या है, नेक। फिर ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं मिडल पीस, क्या कहते हैं, मिडल पीस, ठीक है। और यहाँ पर अरेंज होते हैं, यहाँ पर अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्या अरेंज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऐसे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, कैसे, ऐसे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। या मैं डायरेक्ट ऐसे बना दूं स्ट्रक्चर कि हाँ ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है, स्पाइरल अरेंजमेंट है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। तो ये स्पाइरल अरेंजमेंट है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या क्लियर है, ओके, इतना समझ में आया। तो यहाँ पर इस मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब नंबर ऑफ, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया। और इस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, जल्दी बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड एनर्जी, क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, किसको, स्पर्म को, किस लिए, कि ये मूवमेंट शो कर सके, मोटिलिटी कर सके, ठीक है। ये जो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया है इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, स्पाइरल अरेंजमेंट, है ना, कैसा होता है इसका, स्पाइरली अरेंज, स्पाइरली अरेंज, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं निवेन कर्ण, क्या कहते हैं, निवेन कर्ण, क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, निवेन कर्ण, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं निवेन कर्ण, क्लियर है। चलिए, इतना समझ में आया। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, टेल, ये क्या है, टेल। और टेल जो है किससे बनी है, फ्लैजिला से, किससे बनी है, फ्लैजिला से। और फ्लैजिला का अरेंजमेंट कैसा होता है, जल्दी बताइए, 9+2 अरेंजमेंट, क्या होता है, 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। 9 जो है पेरीफेरी पे, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट के फॉर्म में पेरीफेरी पर प्रेजेंट होते हैं, एंड 2 ट्यूब्यूल्स जो सेंटर में, है ना, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं, सिंगलेट, है ना, एक एक होते हैं, क्लियर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने समझाया हुआ है पूरा, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, समझ में आया। तो देखिए उन्होंने क्या बोला था, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड स्पर्म। तो पहली बात तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट है, मिडिल पीस में प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड एनर्जी, किसको, स्पर्म को, क्यों, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मोटिलिटी, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट के लिए,
है ना। स्पर्म मोटिलिटी शो करता है, मूवमेंट शो करता है, तभी तो वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि जो एनर्जी है, इसको कंटिन्यूअस एनर्जी जो मिल रही है वो किससे मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से। क्या क्लियर है? चले तो स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। अब देखें क्या बोलते हैं ये, प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, स्पर्म की जो टेल है उसे मूवमेंट प्रोवाइड करता है। कौन, जल्दी बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया। और कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये एनर्जी देता है उसे। क्लियर है, समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन है कब आया था, सीबीएसई 2012 में। क्या क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये आया है आपके सीबीएसई 2012 में ही। चलिए तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं। व्हेन डू द oogenesis एंड द spermatogenesis इनिशिएटेड इन ह्यूमन फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली। चलिए तो oogenesis किस में होती है, oogenesis होती है फीमेल्स में और spermatogenesis किस में होती है, मेल्स में। ठीक है, oogenesis का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। oogenesis का मतलब क्या होता है? oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या बनता है, ओवम। ओवम क्या है, ओवम है फीमेल गैमीट। क्या है, फीमेल गैमीट। इसे हम एग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एग भी कह सकते हैं। क्या क्लियर है? चलिए तो ये कब स्टार्ट होता है ना। एक जो फीमेल होती है, एक लड़की होती है, उसकी लाइफ में oogenesis कब स्टार्ट होती है, तो ये जो प्रोसेस है ये कब हो जाती है, इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज। ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, जब जो फीमेल चाइल्ड है अपनी मदर के वोम में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उसका जब जेस्टेशन पीरियड चलता है तभी उसमें क्या स्टार्ट हो जाती है, oogenesis। ठीक है, तो oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाती है। क्लियर है? वहीं पर हम दूसरी बात करें किसकी, स्पर्मेटोजेनेसिस की। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, मतलब मेल गैमीट, मतलब मेल गैमीट। और ये कब स्टार्ट हो जाती है, ये स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग, या it starts at puberty, at puberty। ठीक है, तो जो 10 से 12 साल वाली जो एज होती है, ठीक है, जिसे हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं, उस पर क्या स्टार्ट हो जाती है, जल्दी बताइए। उस पर स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखते हैं क्या बोलते हैं। oogenesis इन ह्यूमन फीमेल्स इनिशिएट एट फीटल और एम्ब्रियोनिक स्टेज। क्या मैंने यही बोला था कि फीमेल में जो oogenesis होती है वो कब स्टार्ट हो जाती है, फीटल या एम्ब्रियोनिक स्टेज पर स्टार्ट हो जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो ये मेल में कब स्टार्ट हो जाती है, एट प्यूबर्टी। कब होती है, प्यूबर्टी पर। चलिए, इतना क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन कब आया था, सीबीएसई 2012 में। कब आया था, सीबीएसई 2012 में। तो आप देख रहे हो एक साल में एक चैप्टर से, मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक से ज़्यादा क्वेश्चन आए। तो मतलब ये खुद बता रहा है कि मैं कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हूँ, है ना। आपको इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना। मुझे पता है वैसे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आता है ये चैप्टर पढ़ने में, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। बोल रहे हैं, नेम द हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन ह्यूमन फीमेल्स, मेंशन देयर सोर्स
ऑर्गन। और ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2011 में। उन्होंने क्या बोला था कि भाई ऐसे हॉर्मोन्स बताइए जो कि फीमेल्स में सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान पर क्या होते हैं, सिक्रीट होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, और इनका सोर्स क्या है, मतलब ये हॉर्मोन्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, कौन सा ऑर्गन इन्हें बना रहा है। चलिए, तो कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। पहला हो गया आपका HCG। कौन सा? HCG। HCG का मतलब क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, इसे सिक्रीट करता है प्लेसेंटा। कौन सिक्रीट करता है? प्लेसेंटा, ठीक है। फिर दूसरा कौन सा होगा? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है, इसे भी कौन सिक्रीट करता है? प्लेसेंटा। कौन सिक्रीट करता है? प्लेसेंटा। तीसरा हार्मोन है रिलैक्सिन। कौन सा? रिलैक्सिन। और रिलैक्सिन को सिक्रीट करता है ओवरी एंड प्लेसेंटा। मैम क्या गलत सलत पढ़ा रहे हो आप? एनसीईआरटी तो बोलती है कि रिलैक्सिन को कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी। आपने प्लेसेंटा क्यों बोला? मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है। रिलैक्सिन को और कौन बनाता है? प्लेसेंटा। बट आपकी एनसीईआरटी सिर्फ क्या बोल रही है? ओवरी। ये मैं गलत नहीं बोल रही हूँ कि ओवरी नहीं बनाती, बिल्कुल बनाती है, बट प्लेसेंटा भी रिलैक्सिन प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है। क्लियर है? चलिए, आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, करते हो, तो अब साथ में हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही है, ये तो नहीं हम सिर्फ बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये चीज़ को नेग्लेक्ट मत कर देना, क्योंकि एमसीक्यूज़ में बिल्कुल ऑप्शन बन सकता है कि प्लेसेंटा रिलैक्सिन सिक्रीट करता है। तो जी हाँ, अगर आपको 4 ऑप्शन मिलता है, रिलैक्सिन आपका जो है कौन सिक्रीट करता है, ओवरी, प्लेसेंटा और 2 कोई और हार्मोन ऑर्गन दे दिए, तो आप ओवरी लगा कर आना, क्योंकि एनसीईआरटी ओवरी बोल रही है। बट अगर एक ऑप्शन ऐसा बन गया जिसमें लिखा हुआ है कि ओवरी एंड प्लेसेंटा बोथ प्रोड्यूस रिलैक्सिन, तो आपका आंसर क्या जाएगा? आपका ये आंसर जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सही आंसर ये। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए क्या क्लियर है? फिर एनसीईआरटी भी उसे गलत नहीं बोल सकती, क्योंकि वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, पक्का समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़े, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड ओवरी प्रोड्यूसेस रिलैक्सिन। क्या क्लियर है? क्या इतना क्लियर है? तो ये एनसीईआरटी के हिसाब से इन्होंने क्या बोल दिया कि ओवरी जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है? रिलैक्सिन। बट प्लेसेंटा भी सही आंसर है। ये क्वेश्चन कब आया है? 2011 में। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, लिस्ट द चेंजेस दैट द प्राइमरी oocyte undergoes in the tertiary follicle stages in the human ovary। ठीक है, तो प्राइमरी oocyte जो होता है उसके ऊपर क्या है? फॉलिकल्स आते हैं। क्या आते हैं? ग्रेन्युलोसा लेयर के जो क्या है सेल्स इकट्ठे होते हैं, जिसे हम फॉलिकल्स कहते हैं। तो पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, पहले सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनता है। प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में। प्राइमरी फॉलिकल से फिर सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल आते जाते हैं, उसके ऊपर बनते जाते हैं। ठीक है, तो जब प्राइमरी फॉलिकल होता है किसमें? टर्सरी फॉलिकल स्टेज में। ठीक है, प्राइमरी oocyte जो होता है टर्सरी फॉलिकल स्टेज में, तो प्राइमरी oocyte जो है वो अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है और क्या बन जाता है? जल्दी बताइए। सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए क्या करती है? अपनी पहली मियोटिक डिवीजन को कंप्लीट करती है। क्या क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आया? तो देखिए क्या बोल रहा है, द प्राइमरी oocyte विद द tertiary follicles grows in size and complete its first meiotic division to form secondary oocyte and first polar body। क्या बिल्कुल यही बोला है मैंने, है ना? क्या बोल रहे हैं ये कि प्राइमरी oocyte जो है ये क्या है? प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के ऊपर क्या आता जाता है? जल्दी बताइए। इस प्राइमरी oocyte के ऊपर जो सेल्स आते जाते हैं, ये सेल्स आते जाते हैं। ठीक है, जैसे हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं,
ठीक है। फिर और आएंगे तो आप टर्शरी सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। और आते जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, टर्शरी फॉलिकल, क्या बोलेंगे, टर्शरी फॉलिकल। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, जिसे हम कहते हैं, जल्दी बताइए क्या बोलते हैं इसे, एंट्रम, क्या बोलते हैं, एंट्रम, ठीक है। तो इस स्टेज में प्राइमरी oocyte जो है अपना फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है ना, क्या कर लेता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेता है। और क्या बनता है, जल्दी बताइए, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए क्या क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपका कब आया है, 2011 में। चलिए, मतलब अभी हमने देख लिए 2011 में 2 क्वेश्चंस आए हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, हाउ इज द एंट्री ऑफ ओनली वन स्पर्म एंड नॉट मैनी ensured into an ovum during fertilization in humans। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आते हैं सीमेन के साथ, है ना। सीमेन में जो है मिलियन ऑफ स्पर्म होते हैं, 200 to 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, और एग एक ही होता है। तो इतने सारे स्पर्म्स हैं, ये सारे के सारे ओवम से जो है फर्टिलाइज क्यों नहीं करते, इनकी एंट्री क्यों नहीं हो पाती वहाँ तक, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है कि एक से ज़्यादा स्पर्म जो है वो ओवम से फ्यूज़ नहीं कर पाते। चलिए, तो इसका रीज़न है क्योंकि जो ओवम है उसके ऊपर एक उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम जोना पैलोसिडा लेयर बोलते हैं। ये ए सेल्यूलर लेयर होती है जो कि बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन से। क्लियर है। तो ये जो जोना पैलोसिडा लेयर है ये इंश्योर करती है कि कोई दूसरा एक स्पर्म, ऐसे मैं बताती हूँ, एक रेस चल रही है जिसमें 200 to 300 मिलियंस ऑफ जो मतलब लोग हैं, एथलीट्स है, वो दौड़ रहे हैं। क्लियर है ना। स्पोर्ट्समैन जो हैं वो दौड़ रहे हैं, बट फिनिशिंग लाइन तक कोई एक ही पहुंचेगा, और एक कौन पहुंचेगा, जो सबसे पहले पहुंच जाएगा। क्लियर है। और वो कौन होगा, हेल्दी होगा, पक्का हेल्दी पर्सन होगा, तभी तो वहां तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा। क्लियर है। तो वो जो एक फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा है वो क्या हो जाएगा, विनर। क्या हो जाएगा, विनर। तो ऐसे ही क्या होता है, जो स्पर्म, जो हेल्दी स्पर्म सबसे पहले कहाँ तक पहुँच जाता है, ओवम तक पहुँच जाता है, ओवम की जो लेयर है उसको टच कर देता है। ठीक है। उसके बाद जो जोना पैलोसिडा लेयर है वो क्या कर देती है, ओवम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे डीपोलराइज कर देती है। क्या कर देती है, डीपोलराइज। तो कोई दूसरा स्पर्म जो है अब एंट्री नहीं ले सकता। ठीक है। तो जो जोना पैलोसिडा लेयर है वो प्रिवेंट करती है पॉलीस्पर्मिया को। किसको, पॉलीस्पर्मिया को। क्या क्लियर है या नहीं, तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म हेड कम्स इन कॉन्टेक्ट विद जोना पैलोसिडा लेयर ऑफ ओवम। क्लियर है। क्या हो रहा है यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन के दौरान पर जो स्पर्म है वो जोना पैलोसिडा लेयर जो है वो किसकी लेयर है, ओवम की, उसकी कांटेक्ट में आता है एंड इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। और ये क्या इंड्यूस करती है, ये जोना पैलोसिडा लेयर जो है वो डीपोलराइजेशन करा देती है किसकी मेम्ब्रेन में, जो ओवम है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और इसकी वजह से कोई दूसरे स्पर्म वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, मतलब स्पर्म की जो एंट्री है वो ब्लॉक हो जाती है। क्लियर है, समझ में आया। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़े तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी बताइए, मेंशन द फंक्शन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट इन ह्यूमन एम्ब्रियो। जल्दी बताइए क्या बोल रहे हैं। ये कब आया क्वेश्चन, 2011 में। देख लिया आप, तो देख रहे हो एक और क्वेश्चन आ गया ना 2011 में। इन्होंने क्या बोला है, मेंशन द फंक्शन ऑफ ट्रोपोब्लास्ट इन ह्यूमन एम्ब्रियो। ओ मैम, ये क्या बात बोल दी इन्होंने, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अरे यार, कहाँ लग रहा है ट्रोपोब्लास्ट, कहाँ पड़ा है, सूना सूना सा लग रहा है, सब सुना सुना लग रहा है, सूना सूना लग रहा है। जल्दी बताइए। अरे भाई, सुना सुना लगना चाहिए, सूना सूना लगेगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या आपको याद है जाइगोट बना था आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट में क्लीवेज हुआ था तो क्या बना, पहले 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8, फिर 16 बना था, फिर 32। तो वहाँ पर क्या हुआ था, जब ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ गई थी, है ना, मोरूला के बाद ब्लास्टुला जो स्टेज आई थी, उसमें क्या हुआ था, जो सेल्स हैं,
है ना, जो सेल्स हैं किसके, एम्ब्रियो के सेल्स हैं, वो एक आउटर लेयर में अरेंज हो गए थे और कुछ सेल जो है वो अंदर इकट्ठे हो गए थे। क्लियर है? तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बना था। मैं बनाती हूँ, कौन सा कलर लें जल्दी बताओ। ओके, ये ले ले। तो पहले एक जाइगोट है, चलो ये क्या है, जाइगोट सिंगल सेल है, सिंगल सेल है। जाइगोट ने क्या किया, क्लीवेज किया तो 2 सेल बन गए, है ना। तो ये क्या बन गया, 2 सेल। अब इतना सारा बनाएंगे नहीं हम, सीधे सीधे लिख देंगे। 2 सेल स्टेज हो गई, फिर 4 सेल स्टेज होगी, फिर 16 सेल स्टेज होगी, एंड फिर 8 के बाद क्या होगी, 16, 8 फिर सेल स्टेज, फिर 16 स्टेज। ठीक है, देखिए ऐसे डिवीजन होता है, ये डिवीजन होता है। तो इसे तो हम क्या बोलते हैं, मोरूला। इसे क्या बोलते हैं, 8 to 16 सेल स्टेज के एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, मोरूला। अब 16 के बाद कितनी आएगी, 32। क्या आएगी, 32। तो 32 सेल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए, ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। ठीक है, या ब्लास्टोसिस्ट, क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टूला। क्या क्लियर है? इसमें क्या होता है, जैसे जैसे अब क्लीवेज होगा तो क्या होगा, सेल्स जो है अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो सेल्स ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ये क्या हो गया, सेल्स अरेंज हो गए आउटर लेयर में, किसमें, आउटर लेयर में। तो ये क्या हो गया, सेल्स। ठीक है, इन सेल्स को हम बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। क्या क्लियर है? और यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं दूसरे सेल्स, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनर सेल मास। क्या कहते हैं, इनर सेल मास। ठीक है, ये क्या है, इनर सेल मास, जो कि आगे चल के क्या बनाएगा, पूरे एम्ब्रियो को डेवलप करेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो ट्रोपोब्लास्ट है, जब इम्प्लांटेशन होता है, क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है 10 to 17 डेज के बीच में, तो यही ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो है मदर की एंडोमेट्रियल वॉल जो होती है, मदर की जो यूट्रस की इनर वॉल होती है, जिसे हम एंडोमेट्रियल वॉल बोलते हैं, वहां पर जाके इम्प्लांट हो जाता है। क्लियर है? तो ट्रोपोब्लास्ट क्या कर रहा है, किसमें हेल्प कर रहा है, इम्प्लांटेशन में। किसमें हेल्प कर रहा है, जल्दी बताइए। ट्रोपोब्लास्ट हेल्प इन इम्प्लांटेशन। तो इस किसमें हेल्प कर रहा है, इम्प्लांटेशन। क्या क्लियर है, किसमें हेल्प कर रहा है, इम्प्लांटेशन में। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, समझ में आ गया? तो देखिए क्या बोल रहा है, ट्रोपोब्लास्ट इज आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। क्या मैंने यही बोला, ट्रोपोब्लास्ट क्या होती है, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर होती है, विच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ठीक है, किसकी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस मतलब किसकी, मदर की, है ना। तो मदर की यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, उससे क्या करता है, अटैच करने में हेल्प करता है। क्या क्लियर है? ये क्वेश्चन कब आया था, 2011 में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। एंड ये आया है CBSE 2014 में। आप देख रहे हो एक साल में 3 क्वेश्चन, अभी तो हमने 3 क्वेश्चन देख लिए, 2014 में हमने, ये 3rd क्वेश्चन है हमारा। क्लियर है? चलिए, तो देख रहे हो आप इस चैप्टर की डिमांड। चलो तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन 9 बोल रहा है, why are human testes located outside the abdominal cavity? Name the pouch in which they are present. चलिए बताइए, ह्यूमन टेस्टिस जो होते हैं उसे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रखने की जरूरत क्यों पड़ी? पहला क्वेश्चन। दूसरा बोल रहे हैं, जिस पाउच में ये टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं उस पाउच को क्या कहते हैं? तो चलिए मैं बताती हूँ। जो टेस्टिस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो एब्डोमिनल कैविटी में ही होते हैं, वो डिसेंड हो जाते हैं कहाँ पर, जब जेस्टेशन पीरियड चलता है, जब डेवलपमेंट चलती है एम्ब्रियो की। ठीक है, तो वो डिसेंड हो जाते हैं कहाँ, एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर है? क्यों हुए?
टेस्टिस का काम है स्पर्म फॉर्मेशन करना, क्लियर है, स्पर्मेटोजेनेसिस करना। अब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम चाहिए। कितना चाहिए कम? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। किससे कम चाहिए? बॉडी टेम्परेचर से। तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेल्सियस है उससे स्पर्म को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, क्लियर है। मतलब कितना चाहिए होगा? 35 डिग्री, है ना, कितना? 35 डिग्री या 34.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। अब क्या है, इसके लिए उन टेस्टिस को कहाँ डिसेंड कर दिया? एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल कैविटी से बाहर। अब बात आती है इनको रखें कहाँ, किस में रखें? तो उसको एक पाउच में रखा गया। किस में रखा गया? पाउच में, जिसे हम क्या कहते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े। स्क्रोटम जो है सिंगल पाउच होता है। क्या होता है? सिंगल पाउच होता है जिसके अंदर 2 सैक प्रेजेंट होते हैं, जिसमें एक एक क्या प्रेजेंट होती है? टेस्टिस प्रेजेंट होती है, क्लियर है। देखिए, द ह्यूमन टेस्टिस नीड लोअर टेम्परेचर कितना? 2 to 2.5 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस से 2.5 to 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें कम चाहिए होता है। किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म विच इज प्रोवाइड आउटसाइड द बॉडी, जो कि कहाँ मिलेगा आपको? बॉडी से बाहर, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री है। तो वहाँ अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर होती, एब्डोमिनल कैविटी में होती, तो टेम्परेचर 37 डिग्री होता, तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता। टेस्टिस आर प्रेजेंट इन स्क्रोटम सैक और स्क्रोटम, ठीक है। तो जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? स्क्रोटम सैक या स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, क्लियर। दोनों का मतलब एक ही है। क्या क्लियर है? पक्का समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्वेश्चन जो है आया है सीबीएसई 2018 में। कब? सीबीएसई 2018 में। अब बात आती है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो कभी आपने टीवी में, है ना, मूवीज़ में या आपने सीरियल्स में, वेब सीरीज़ में कभी देखा होगा या सामने देखा होगा। तो जब बेबी का पार्चुरेशन होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है या सिजेरियन डिलीवरी होती है, तो एक कॉर्ड होती है ना, लंबी सी, जिसे जो डॉक्टर्स है कट कर देते हैं, ठीक है। वो क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है क्या करती है? कनेक्ट करती है मदर और किसकी बॉडी को? जो एम्ब्रियो है या फीटस है उसकी बॉडी को, क्लियर है। इसी के थ्रू जो मदर से जो न्यूट्रिएंट्स या जो गैसेस है, जो मतलब ऑक्सीजन है या जो भी सप्लीमेंट्स है, वो फीटस तक जाते हैं। एंड फीटस से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो हार्मफुल गैसेस है जैसे कि CO2, वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, क्लियर है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है कनेक्ट करती है फीटस को मदर से, मदर की बॉडी से, और इसके थ्रू क्या होता है? एक्सचेंज होता है किसका? सब्सटेंस का, चाहे वो फिर न्यूट्रिशन हो, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट हो, गैसेस हो। क्या क्लियर है? सपोज ये इतना समझ में आया कि नहीं? पहले देख, तो देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स एंड रेस्पिरेटरी गैसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट टू एंड फ्रॉम मदर एंड फीटस, ठीक है। तो मदर से फीटस, फीटस से मदर, है ना। मदर से फीटस में क्या जाएगा? न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, ऑक्सीजन जाएगा, क्लियर है। और फीटस से मदर में क्या आएगा? CO2 आएगी, क्लियर है। और क्या आएगा? एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट आएगा। क्या समझ में आया? तो ये जो है किसका काम कर रही है? एक ट्यूब का काम कर रही है, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को, गैस को एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को। क्या समझ में आया? जल्दी बताइए, क्या समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मेंशन द फेट of corpus luteum and its effect on uterus in absence of fertilization of the ovum in the human female। तो फेट का मतलब क्या होता है? कि इसका आगे चल के क्या होगा, ठीक है। मतलब इसका क्या बोलेंगे? इसका भविष्य क्या है ना। फेट का मतलब कि इसका आगे चल के क्या होगा, इसका भविष्य क्या है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है एंड इट्स इफेक्ट, तो चलिए, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो इसका क्या इफेक्ट शो होता है यूट्रस पे, क्लियर है। अब देखिए, अगर ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल्स जो थे, है ना, आपने देखा होगा कि जो सेकेंडरी oocyte है उसके ऊपर जो लेयर होती है, प्रेजेंट लेयर होती है ग्रैनुलोसस सेल की, जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान पर क्या होता है? वो अंदर का जो सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल जाता है एंड वो ग्राफियन फॉलिकल अलग हो जाते हैं। वही ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होते हैं किसमें? कॉर्पस
कॉर्पस लूटियम में येलो बॉडी होती है, येलो बॉडी होती है जिसे हम कॉर्पस लूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूस करता है, सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन को, क्लियर है। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, मेंटेन करके रखना किसको, एंडोमेट्रियम वॉल को। किसको मेंटेन करके रखना, एंडोमेट्रियम वॉल को। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये कॉर्पस लूटियम जो है वो धीरे 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 डीजनरेट होते जाएगा। क्या होते जाएगा, डीजनरेट। अब कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट भी कम होगा बॉडी में। अगर प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट कम होते गया तो जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको मेंटेन करने का काम प्रोजेस्टेरोन का था। अब एंडोमेट्रियम वॉल मेंटेन नहीं रहेगी तो एंडोमेट्रियल वॉल जो है ब्लड वेसल्स के साथ शेड ऑफ हो जाएगी, ठीक है। एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है ब्लड वेसल के साथ शेड ऑफ हो जाएंगे और मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल मतलब पीरियड्स आ जाएंगे या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी। क्या क्लियर है, समझ में आया। ये क्वेश्चन आया है 2010 में। कब आया है, 2010 में। क्या क्लियर है, चलिए तो देखिए क्या बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लूटियम डीजनरेट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो कॉर्पस लूटियम होती है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, मतलब खत्म होने लगती है, क्लियर है। एंड इट कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, है ना। और इसकी वजह से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है यूट्रस की वो क्या होने लगती है, डिसइंटीग्रेस, मतलब टूटने लगती है। क्या होने लगती है, टूटने लगती है। एंड लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, तो लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन का मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है। क्या होने लगती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या पीरियड, ठीक है। तो क्या होने लगती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, है ना। और क्या बोल सकते हैं, और पीरियड्स, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आया है CBSE 2012 में। भाई भर भर के क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, बता रही हूँ सच्ची में। आपने अभी, मैं क्या बोल रही हूँ आप खुद ही देख लो ना, अभी कौन से पे चल रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम चल रहे हैं। CBSE 2012 से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितनी बार इस ईयर में क्वेश्चन आए हैं। और आप बात करें 2014 की तो उसमें भी आपको कम से कम 3 से 4 तो क्वेश्चन हमें वेरी शॉर्ट मिल गए। 2012 में हमने अभी 2 क्वेश्चन तो 11 में तो हमने 2 क्वेश्चन देख ही लिए, क्लियर है। तो देखो आप, हमने अभी सिर्फ 12 क्वेश्चन करे हैं और 12 क्वेश्चन में से आप सिर्फ 3 साल ही मिले आपको, 14, 12 और 11, क्लियर है। तो इनमें देखो इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। चलिए तो देखते हैं एक्रोजोम क्या बोल रहे हैं। वेयर इज एक्रोजोम प्रेजेंट इन ह्यूमन, राइट द फंक्शन। क्या आपको याद है, मैंने अभी इससे पहले कौन सा, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 था, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वाला। उसमें अपन ने क्या बनाया था, स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया था कि नहीं बनाया था। तो हमने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था स्पर्म का। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ठीक है। ये तो बहुत ही टेढ़ा बन गया भाई, क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस पार्ट को हमने हेड बोला था, इस पार्ट को हमने क्या बोला था, हेड बोला था। और इस हेड में क्या प्रेजेंट था, इस हेड के एंटीरियर पार्ट में, क्या एंटीरियर पार्ट में यहाँ पर क्या प्रेजेंट था, एक्रोजोम। क्या प्रेजेंट था, एक्रोजोम। ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, है ना, कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाया था। इसे हमने क्या कहा था, एक्रोजोम। और इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट था क्या, न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट था, न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस था, ठीक है। एक्रोजोम जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है, जो कि क्या करते हैं,
जो स्पर्म जो है उससे ओवम के साइटोप्लाज्म तक पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। कैसे? जो एक्रोसोम है इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से? और एक्रोसिन और ट्रिप्सिन, लाइक सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या होता है, जो ओवम होता है, ठीक है, ओवम जो होता है, ये ओवम है, ठीक है, इस टाइप का क्या स्ट्रक्चर होता है, किसका? जल्दी बताइए। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है किसका? ओवम का। किसका? ओवम का। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो सेल्स दिख रहे हैं ये कौन से सेल्स है? ग्रेन्युलोसा सेल्स है। क्या है? ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। क्या क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर ये जो सेल्स है ये अरेंज होते हैं, है ना, सीमेंट होते हैं, मतलब चिपके होते हैं, किसकी मदद से? हाइलुरोनिक एसिड से वजह से, एसिड की वजह से। ठीक है, ये क्या है? ज़ोना पेलुसिडा। ये क्या है? ज़ोना पेलुसिडा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए, इतना समझ में आया या नहीं? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया? तो देखो, ये सेल्स हो गए सारे। क्या हो गया भाई? ये ज़ोना पेलुसिडा लेयर हो गई रेड वाली, उसके अंदर ये वाली जो लेयर दिख रही है आपको, कौन सी वाली? ग्रीन वाली। इसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? उसके बाद ये वाली जो सेल है ग्रेन्युलोसा सेल की लेयर है, इसे हम क्या बोलते हैं? कोरोना। कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा, है ना। अब क्या है, जो हाइड्रोलिनेज एंजाइम है वो क्या करेगा? यहाँ पर जो हाइड्रोलॉनिक एसिड है उसे तोड़ देगा। ठीक है, मतलब इसे ब्रेक कर देगा। ओके, अब इसे ब्रेक कर दिया किसने? हाइड्रोलिनेज एंजाइम ने। एक्रोसिन क्या करेगा? इस ज़ोना पेलुसिडा को डीजनरेट करेगा। ठीक है, फिर ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस जो है वो किसको डिसइंटीग्रेट करेंगे? इन कोरोना रेडिएटा को। तो ये जो सारे पार्ट है इनको हटाएगा, तभी तो स्पर्म अंदर जाएगा। कहाँ पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होगा? वो अटैच होगा। ठीक है, और इनके साइटोप्लाज्म का क्या होगा? फ्यूजन होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म का फ्यूजन। क्लियर है? ये जो मतलब हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म के फ्यूजन के जस्ट बाद अब क्या होगा? साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो न्यूक्लियस है किसका? स्पर्म का, और ओवम का भी न्यूक्लियस है, तो दोनों का क्या होगा? इनकी फ्यूजन होगा। किसका? न्यूक्लियस का, जो हमने कैरियोगेमी बोला। ठीक है, पहले क्या होगा? प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी। क्या क्लियर है? तो ये क्या कर रहा है? ये जो एक्रोसोम है वो एंजाइम रिलीज कर रहा है। वो एंजाइम जो है इन सारे पार्ट को क्या कर रहा है? डिसइंटीग्रेट या डिजनरेट या डिसॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, जिसकी मदद से क्या हो पा रहा है? स्पर्म जो है, स्पर्म का जो हेड है वो कहाँ पर एम्बेडेड हो रहा है, कहाँ पर फ्यूज हो पा रहा है? ओवम के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्या क्लियर है? या सेल मेम्ब्रेन से। क्या क्लियर है या नहीं? समझ में आया? चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके ओके, चलिए तो देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। एक्रोसोम इज प्रेजेंट ऑन द स्पर्म हेड, है ना, स्पर्म के हेड में प्रेजेंट था। फिर इट हैज एंजाइम टू हेल्प इन स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो एंजाइम्स है ये हेल्प करते हैं स्पर्म को
साइटोप्लाज्म, किसके साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर करने के लिए, क्लियर है, थ्रू जोना पेलुसिडा, किसके थ्रू, जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि जोना पेलुसिडा आ रही थी उसके अंदर फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ रही थी, टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मैंने बोला था पहले प्लाज्मोगैमी होगी, दोनों का जो साइटोप्लाज्म है ना, ये हम बोल सकते हैं क्या, साइटोगैमी, है ना, तो पहले दोनों का क्या हुआ, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, अब दोनों के न्यूक्लियस आ गए एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर, अब दोनों के न्यूक्लियस में क्या होगा, फ्यूजन होगा, जिसे हमने क्या कहा, कैरियोगैमी, क्लियर है, समझ में आया या नहीं, तो ये कब आया था, 2012 में, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके, आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन मेनार्की एंड मोनोपॉज, ठीक है, तो मेनार्की क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, चलते हैं, मेनार्की का मतलब होता है जब फीमेल की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है एट प्यूबर्टी, उसे हम क्या बोलते हैं, मेनार्की, चलिए, तो मेनार्की का मतलब क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल cycle of female starts at puberty, ठीक है, 13 से 15 साल जो उम्र है, ठीक है, उस पे क्या होती है, क्या आती है, बताइए, पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फीमेल की, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनार्की, ठीक है, क्या बोलते हैं, मेनार्की, क्लियर है, और प्यूबर्टी कौन सी एज है, 13 से 15 साल की उम्र जो फीमेल है उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं, जिस पर क्या होती है, उसकी पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उस पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेनार्की, ठीक है, दूसरी जो है वो क्या है, मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुअल या सिजेशन ऑफ, है ना, सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, उसे हम क्या बोलेंगे, मेनोपॉज, एट द एज ऑफ कौन सा, जल्दी बताइए, 50 ईयर, है ना, 50 साल की उम्र में क्या होता है, फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, फीमेल की लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, क्या क्लियर है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपका 2018 में आया, किस में आया, 2018 में, क्लियर है, तो ये जो क्वेश्चन है कब आया है, 2018 में, तो 2018 के भी अभी तक हमें 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं, चलिए आगे बढ़े, तो देख लेते हैं जरा, क्या बोल रहे हैं, मेनार्की इज द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, एट प्यूबर्टी इट स्टार्ट एट द एज ऑफ 13 से 15 साल, ठीक है, मेनोपॉज इज द सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इट हैपन्स अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, तो 50 साल की उम्र में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके, क्या आगे बढ़े, चलिए, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो 13 क्वेश्चन हमारे क्या थे, वेरी शॉर्ट, एंड जो 14th क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है 2012 में आया है, राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो हमें दो दिए हुए हैं, एक पहला सेमिनल वेसिकल दिया हुआ है और दूसरा दिया है एक्रोसोम, है ना, इन दोनों के फंक्शंस लिखना है हमें, क्लियर है, तो सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या होता है, जल्दी बताइए, सेमिनल वेसिकल है क्या, क्या है, जल्दी बताइए, मेल ग्लैंड है, क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, और ये क्या देती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्या करती है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, उसे मोटिलिटी प्रोवाइड करती है, क्या क्लियर है, चलिए, फिर दूसरा एक्रोसोम की हम बात करें तो एक्रोसोम जो है किसका पार्ट है, ह्यूमन के स्पर्म का पार्ट है, एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, हेड रीजन में, और इसमें प्रेजेंट होते हैं क्या, एंजाइम, ठीक है, और ये एंजाइम जो है कौन कौन से होते हैं, जल्दी बताइए, ये एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिनेज एंजाइम,
हाइड्रोलिनेज एंजाइम, एक्रोसिन और ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोलिनेज एंजाइम होता है वो हाइड्रोलोनिक एसिड को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। एक्रोसिन जो होता है ज़ोना पेलुसिडा को डिसइंटीग्रेट कर देता है, एंड ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस जो है कोरोना रेडिएटा को क्या कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है। क्लियर है। अब इनके डिसइंटीग्रेशन से क्या हो रहा है, जो स्पर्म का हेड है वो कहाँ पर एम्बेड हो पा रहा है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, स्पर्म जो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, तो स्पर्म का साइटोप्लाज्म और ओवम का साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, प्लाज्मोगैमी हो रही है। उसके बाद जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो कहाँ चला जा रहा है, ओवम के साइटोप्लाज्म में। अब उसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, स्पर्म का न्यूक्लियस एंड ओवम का न्यूक्लियस। अब दोनों का फ्यूजन होगा और क्या होगी, कैरियोगेमी, मतलब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए, क्या इतना क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ें। कब आया ये क्वेश्चन, 2012 में। तो देखिए, इट प्रोवाइड सिक्रीशन फॉर मोटिलिटी एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। क्या मैंने यही बोला था कि जो सेमिनल वेसिकल है उसका जो सिक्रीशन होता है वो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या क्लियर है? फिर हम बात करते हैं दूसरा, किसकी बात कर रहे हैं, एक्रोसोम की। इट हेल्प द स्पर्म टू एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, ठीक है। तो एक्रोसोम क्या करता है, हेल्प करता है कि स्पर्म जो है ओवम के साइटोप्लाज्म में क्या कर पाए, एंटर कर पाए थ्रू द ज़ोना पेलुसिडा। किसके थ्रू, ज़ोना पेलुसिडा के थ्रू, ठीक है। ज़ोना पेलुसिडा क्या है, ई सेलुलर लेयर है। क्या है, ई सेलुलर लेयर है, एंड इट इज हैविंग एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसॉल्विंग द मेम्ब्रेन ऑफ ओवम टू कैरी आउट द प्रोसेस फॉर फर्टिलाइजेशन। क्या क्लियर है? तो ये क्या करता है, जो स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है वो ओवम की जो लेयर्स है, ठीक है, ज़ोना पेलुसिडा हो गई, कोरोना रेडिएटा हो गई, इनको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है, एंड वहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्या क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, राइट द लोकेशन फंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2016 में। तो हमें किसका फंक्शन और लोकेशन बतानी है, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम की। क्लियर है? तो मायोमेट्रियम जो होती है वो क्या होती है, बताइए, मिडिल लेयर ऑफ यूटरस। क्या होती है, यूटरस की मिडिल लेयर होती है। क्लियर है? तो मायोमेट्रियम जो है यूटरस की क्या है, मिडिल लेयर है। उसके बाद और क्या पॉइंट हो सकते हैं, ये किससे बनी होती है, स्मूथ मसल से। किससे बनी होती है, जल्दी बताइए, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, ठीक है। तो किससे बनी होती है ये, स्मूथ मसल से। और जो स्मूथ मसल से बनी है ये, तो ये कैसी होगी, इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री? तो कैसी होगी, इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर है? और ये क्या कराती है, it provide strong uterine contraction during parturition और डिलीवरी। ठीक है, या मैं बोल दूं प्रेगनेंसी बोल दूं? चलिए, क्या समझ में आया? वहीं पर बात करें किसकी, एंडोमेट्रियम की। किसकी बात करें, एंडोमेट्रियम की। तो एंडोमेट्रियम जो है ये क्या है, इनर लेयर
ऑफ यूट्रस। तो ये क्या है, यूट्रस की इनर लेयर होती है। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ पर क्या होता है, वेस्कुलराइजेशन होता है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है बताइए, यहाँ पर क्या होती है, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। क्लियर है, और क्या पॉइंट बोल सकते हैं, there is cyclical changes in the endometrium of uterus every month। ठीक है, क्या क्लियर है? चलिए, तो इतना समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ओके, यहीं पर सब कुछ समझा दिया मैंने, बट फॉर्मेलिटी तो हम कर ही लेते हैं। चलिए, तो देखिए, एंडोमेट्रियम इज इनर लेयर ऑफ यूट्रस। इट असिस्ट इन साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर क्या होते हैं, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं कब, मेंस्ट्रुएशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मायोमेट्रियम इज द मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस। इट कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल एंड दस असिस्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग पार्चुरेशन। क्लियर है, तो ये स्मूथ मसल से बनी होती है। क्लियर है, जो मायोमेट्रियम होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है, और स्मूथ मसल में स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पार्चुरेशन, जिसकी वजह से जो बेबी है उसको प्रेशर फील होता है, और जो बेबी है वो मदर के वूम से बाहर निकल आता है, जिसे हम डिलीवरी कहते हैं। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए, समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़े। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बोल रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ह्यूमन ओवरी ड्यूरिंग द फॉलिकुलर एंड ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो जो क्या चेंजेस, क्या मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं ओवरी के अंदर फॉलिकुलर एंड ल्यूटियल फेज में। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज जो होता है, जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो वहाँ पर जब फॉलिकल्स बनते हैं तो एस्ट्रोजन एंड हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया या नहीं? और वहीं पर अगर हम बात करें यूट्रस की, तो यूट्रस में क्या होता है, प्रोलिफरेशन होता है। किसका? एंडोमेट्रियम वॉल का। एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग होती है। क्या क्लियर है? वहीं पर ल्यूटियल फेज की बात करें तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता है, जो कि क्या करता है, यूट्रस में अगर इसका रोल देखें तो ये क्या करता है, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। क्या क्लियर है? क्योंकि इसे पता है अब ओव्यूलेशन हो चुका है, ओवम यहाँ पर अवेलेबल है, स्पर्म आ सकता है, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मतलब क्या, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो बनेगा मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा। तो मुझे एंडोमेट्रियम को क्या करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। क्या क्लियर है? समझ में आया या नहीं? तो ये क्वेश्चन जो आया है 2010 में आया है, इस चीज को याद रखना। चलिए देखते हैं, तो फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखिए, ड्यूरिंग दिस प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो इनटू फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो कन्वर्ट होता है ना। प्राइमरी फॉलिकल से बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, देन जो टर्शरी फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। क्या क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर है? मतलब प्राइमरी फॉलिकल से आपको ग्राफियन फॉलिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ग्राफियन फॉलिकल देखने को मिल ही गया है, डेवलपमेंट हो ही गया, और इसी स्टेज में, ग्राफियन फॉलिकल स्टेज में ही क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। याद रखना। क्लियर है? वहीं पर ल्यूटियल फेज की बात करें तो ड्यूरिंग दिस फेज रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, है ना, ओव्यूलेशन हो गया तो जो सेकेंडरी oocyte है वो अलग निकल गया, और जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो अलग निकल गए। यही ग्राफियन फॉलिकल जो है वो डेवलप हो जाएंगे किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि येलो बॉडी होती है। क्लियर है? अब यही क्या हो गया यहाँ पर, रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्स इनटू
कॉर्पस लूटियम, तो यही किस में कन्वर्ट हो गए, कॉर्पस लूटियम में। क्लियर है। फिर बात करते हैं फॉलिकुलर फेज की, तो एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस टाइम पे एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो रहा है, मतलब एंडोमेट्रियम की थिकनिंग स्टार्ट हो रही थ्रू प्रोलिफरेशन। क्या मैंने यही शब्द यूज करा था, इस टाइम पे क्या होता है, एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन होता है, मतलब वहाँ पे उसकी थिकनिंग होती है, किसकी, एंडोमेट्रियम वॉल की, क्योंकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, ओव्यूलेशन होने वाला है, तो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि हाँ भाई ओव्यूलेशन होगा, मतलब स्पर्म आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो का हमें इम्प्लांटेशन कराना है, और इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, एंडोमेट्रियल वॉल में ही होगा। तो उसके लिए हमें पहले से उसे प्रिपेयर करके रखना है, उसे बनाकर रखना है। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं ल्यूटियल फेज की, तो एंडोमेट्रियम फर्दर थिकन्स। ठीक है, अब इस फेज में क्या होती है, एंडोमेट्रियम और ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, सिक्रीटिंग प्रोजेस्ट्रॉन फॉर इम्प्लांटेशन, और क्या सिक्रीट करती है, प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रीट करती है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, कॉर्पस लूटियम डीजनरेट, है ना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, स्पर्म नहीं पहुंच पाता, तो क्या होता है, ये जो कॉर्पस लूटियम है वो धीरे धीरे डीजनरेट होते जाता है, और कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट कम होते जाएगा। जैसे ही प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट कम होगा तो एंडोमेट्रियल जो वॉल है वो क्या होने लगेगी, गिरने लगेगी, टूटने लगेगी, एंडोमेट्रियम वॉल की डिसइंटीग्रेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से ही तो क्या होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन। क्या क्लियर है, समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आगे बढ़े, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये आया CBSE 2014 में। मैं थक गई हूँ बता के कितनी बार क्वेश्चन आए हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, रीड द ग्राफ गिवन अबव शोइंग द लेवल ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड कोरिलेट द यूट्राइन इवेंट्स दैट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल लेवल ऑन। ठीक है, तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ग्राफ को रीड करना है हमें, शोइंग द ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ओके, एंड कोरिलेट द यूट्राइन इवेंट्स दैट टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये इनिशियल डेज है, ये कौन से, मेंस्ट्रुएशन डे है। ठीक है, मतलब पीरियड्स वाले या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग वाला फेज है। इस पे देखिए एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या रहता है, कम, साथ में प्रोजेस्ट्रॉन भी कम रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ऑप्शन दिया है, 16 to 15 डेज में, है ना, 16 to 15 डेज। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए इस फेज में क्या हो रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ रहा है और एस्ट्रोजन कम हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ रहा है और एस्ट्रोजन कम हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, जल्दी बताइए, इस टाइम पर जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो थिकन्स हो रही है, और वहाँ पर जो प्रोजेस्ट्रॉन है एंडोमेट्रियल वॉल को क्या करके रख रहा है, मेंटेन करके रख रहा है। क्या क्लियर है? फिर देखिए 16 to 25 डेज पे, 16 to 25 डेज पर हम बात करें तो 16 to 25 डेज पर क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का अमाउंट भी बढ़ रहा है एंड प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट भी बढ़ रहा है ना। किसका अमाउंट बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन का इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला जितना प्रोजेस्ट्रॉन का मिला। तो प्रोजेस्ट्रॉन का पीक जस्ट पहले आया किससे, एस्ट्रोजन के सेकंड पीक से। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो अपने आप को क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है, क्या कर रही है, मेंटेन कर रही है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। क्या क्लियर है? फिर 26 to 28 डेज इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। अब 26 to 28 डेज में, ठीक है, क्या हो रहा है, प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट देखिए धीरे धीरे गिरते जा रहा है, और ये प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट धीरे धीरे गिरेगा तो एंडोमेट्रियल वॉल जो है डिसइंटीग्रेट होते जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट। क्या समझ में आया, जल्दी बताइए। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट अकर। ठीक है, क्या हो रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, यूट्रस गेट हाईली वेस्कुलराइज। ठीक है, उस टाइम पे यूट्रस में क्या हो रहा है ना, मैंने बताया था ना, अपने आप को मेंटेन कर रहा है, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूट्रस जो है वो हाईली वेस्कुलराइज हो रहा है, रेडी फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। क्लियर है? वहीं पर बात करें कौन से वाले फेज पे, 26 से 28 दिन वाले फेज पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो क्या हो रही है, डिसइंटीग्रेट। ठीक है, चलिए, मतलब मेंस्ट्रुएशन आने वाला है। क्या क्लियर है, जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़े। ओके,
चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट फॉलो अप द फर्टिलाइजेशन व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ ह्यूमन फीमेल। चलिए तो ये है CBSE 16 में आया हुआ क्वेश्चन। इन्होंने क्या बोला है कि जो ओवम है वो फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है, क्लियर है, और इंसेमिनेशन के बाद जो स्पर्म है वो क्या कर रहा है, कहाँ तक रीच कर गया, ओवम तक, ठीक है। तो ओवम और स्पर्म का क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन। तो देखिए जब ओवम रिलीज होता है ना, ओव्यूलेशन होता है, तो ओवम अपनी कौन सी स्टेज में रहता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में, है ना, कौन सी, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, यही बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्या है, अरेस्ट है, क्या है, अरेस्ट है मेटाफेज स्टेज में, ठीक है। अभी इसकी मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, क्लियर है। अब क्या होगा, जब क्या आएगा, यहाँ पर स्पर्म आएगा, इससे फ्यूज करेगा, तो क्या होगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर है। यहाँ पर जब ओवम स्पर्म से फ्यूज करेगा, ये क्या है, स्पर्म है, ठीक है। जब इनका फ्यूजन होगा तो क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ओवम, ठीक है, या क्या बोलेंगे हम, जल्दी बताइए, ओवम या ओवा, ठीक है, और क्या बन जाएगा, सेकंड पोलर बॉडी, ठीक है। इसे ऊटेड भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऊटेड, क्लियर है। चलिए तो समझ में आया, इतना समझ में आया या नहीं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प इन द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कई बार, ऑफ ओवम थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इंड्यूसेस कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, ऑफ द सेकेंडरी oocyte, किसमें, सेकेंडरी oocyte में, फॉर्मिंग सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। तो क्या बनती है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है एंड हैप्लॉइड ओवम, ठीक है, और क्या बनता है, ओवम या ओवा, क्लियर है। Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuses together to form diploid zygote, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही जो स्पर्म है वो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, तो मियोटिक 2 जो है, मियोसिस 2 कंप्लीट हुई, तो क्या बना, ओवम बना एंड सेकेंड पोलर बॉडी बना, ठीक है। अब जो ओवम के जो साइटोप्लाज्म में था उसमें क्या अवेलेबल है, स्पर्म का न्यूक्लियस भी अवेलेबल है, तो स्पर्म का न्यूक्लियस प्लस ओवम के न्यूक्लियस में क्या होगा, फ्यूजन होगा, और क्या बन जाएगा, स्पर्म का न्यूक्लियस हैप्लॉइड था, ओवम का न्यूक्लियस हैप्लॉइड था, हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड सेल, दैट इज जाइगोट, क्या क्लियर है। तो क्या बन जाएगा, आफ्टर फ्यूजन जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, क्या क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। तो आगे बढ़ें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, राइट द फंक्शन ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ए है ओविडक्ट या ओविकल और फिम्ब्रे, ठीक है। तो फिम्ब्रे क्या होता है, फिम्ब्रे जो फनल जो ओविडक्ट है उसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फनल जो स्ट्रक्चर होता है जिसे हम इनफंडिबुलम होते हैं उसके एक्सटेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके एक्सटेंट्स निकले होते हैं, उसके एजेस में क्या प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम फिम्ब्रियाई कहते हैं। और ये फिम्ब्रियाई क्या करती है, जब 14 डे पर, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, तो जो ओवम है वो कहाँ से बाहर निकल जाता है, आपकी जो ओवरी है उससे बाहर निकल जाता है। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ये जो ओवम है उसको कलेक्ट करते हैं और कहाँ पर ले आते हैं, जल्दी बताइए, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, क्लियर है। तो ये क्या करते हैं, जल्दी बताइए, कलेक्शन ऑफ ओवम करते हैं ड्यू एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, क्लियर है। ऑक्सीटोसिन जो है एक हार्मोन है, इसका काम क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन जो है ये कराता है स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, क्या कराता है, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन बोल दूं, ड्यूरिंग पार्चुरेशन। और क्या कराता है, लैक्टेशन टाइम पर, ठीक है,
तो इसको हम इमोशनल हार्मोन भी बोलते हैं और लव हार्मोन भी कहते हैं, क्लियर है, या पिटोसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम होता है पिटोसिन, ठीक है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब मदर के सामने बच्चा रो रहा होगा तो अपने आप मदर के निपल से जो मिल्क है वो सिक्रीट होने लगता है, ठीक है, मिल्क निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि इसे इमोशनल हार्मोन बोलते हैं। मदर जो है अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती, भूखा नहीं देख सकती, क्लियर है, तो अपने आप क्या होने लगता है, मिल्क सिक्रीट होने लगता है, क्लियर है। तो ये क्या है, जल्दी बताइए, क्या कराता है, मिल्क सिक्रीशन कराता है ना, क्या कराता है, मिल्क सिक्रीशन कराता है। समझ में आया? मतलब जो निपल है उसके थ्रू जो मिल्क है उसको क्या कराता है, ये बाहर निकलवाता है। क्या क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़े तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है, कलेक्शन ऑफ ओवम रिलीज बाय ओवरी, है ना। तो क्या काम होता है, जल्दी बताइए, फिम्ब्रिया का क्या काम है, ये कलेक्ट करती है किसको, जो आपकी ओवम है ना, ओवम है, कहाँ से रिलीज हुआ, ओवरी से, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। दूसरा, ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, कॉज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर पार्चुरेशन, क्या मैंने यही बोला था। प्रमोट मिल्क इजेक्शन, ठीक है, ये क्या कराता है, मिल्क इजेक्शन कराता है। मिल्क इजेक्शन का मतलब बॉडी से जो निपल है उसके थ्रू मिल्क को बाहर सिक्रीट कराता है। क्या क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करें इजेक्शन की तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। वहीं पर हम बात करें मिल्क प्रोडक्शन की या सिक्रीशन की तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या क्लियर है? तो याद रखना, प्रोलैक्टिन जो है प्रोडक्शन कराता है, पी से प्रोडक्शन, पी से प्रोलैक्टिन, ठीक है। और इजेक्शन जो है ना, मिल्क को बाहर कौन सिक्रीट कराता है, निकलवाता है, ऑक्सीटोसिन। क्या क्लियर है? चलिए, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट इम्प्लांटेड इन द ह्यूमन यूट्रस, स्टेट द फंक्शन ऑफ द टू पार्ट्स लेवल, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, ड्रॉ करना है लेवल डायग्राम किसका, जिसका इम्प्लांटेशन होता है। तो किसका इम्प्लांटेशन होता है, किस स्टेज में, किस एम्ब्रियोनिक स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, जल्दी बताइए। ब्लास्टोसिस स्टेज में, तो हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ड्रॉ करने में, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। चलिए, तो ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, ये आउटर सेल है ब्लास्टोसिस्ट के, जिसे हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। तो ये ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है। तो ये क्या है, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट क्या होते हैं, आउटर सेल ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, क्लियर है। और इसके अंदर साइड प्रेजेंट होते हैं इनर सेल मास। क्या प्रेजेंट होता है, इनर सेल मास। तो ये है इनर सेल मास। क्या है, इनर, ये है इनर सेल मास, क्लियर है। तो इस स्टेज में क्या होता है, एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांट हो जाता है, कहाँ पर, यूट्रस में, ठीक है। यूट्रस की कौन सी वॉल में, इनर वॉल में, दैट इज एंडोमेट्रियम। क्या क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन कब आया है, 2018 में। देखिए, मैंने वही बोला ना, कितने क्वेश्चंस आए हैं भाई। तो ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये क्या है, ट्रोपोब्लास्ट, आउटर लेयर है किसकी, ब्लास्टोसिस्ट की। ये क्या है, इनर सेल मास। और ये जो दिख रहा है आपको, ये जो स्पेस दिख रहा है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील। जब मोरूला जो रहता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फेलोपियन ट्यूब में, क्लियर है। फेलोपियन ट्यूब में मोरूला प्रेजेंट होता है, और ये जो मोरूला है इसमें क्या होने लगती है, क्लीवेज होने लगता है, और ये नीचे गिरता है कहाँ, यूट्रस में। जब ये वहाँ से जंप करता है यूट्रस में, तो इसके अंदर जो यूट्रस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो एंटर हो जाता है। उसी फ्लूइड को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। चलिए, तो देखते हैं, ट्रोपोब्लास्ट हेल्प इन इम्प्लांटेशन। क्या मैंने यही बोला था कि ट्रोपोब्लास्ट किस में हेल्प
करती है इम्प्लांटेशन में, और अटैचमेंट टू द एंडोमेट्रियम बात एक ही है। इम्प्लांटेशन बोल दो या अटैचमेंट टू द एंडोमेट्रियम वॉल बोल दो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है? ये थोड़ा साइंटिफिक शब्द है और वो हमारी नॉर्मल लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, दूसरा इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएटेड इनटू अ एम्ब्रियो, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इनर सेल मास ही क्या बनाते हैं, एम्ब्रियो बनाता है। मतलब यही इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें, एम्ब्रियो में। क्लियर है? ये जो इनर सेल मास है ये स्टेम सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेम सेल्स। इनके पास कैपेसिटी होती है कि जनरेट कर दे पूरे किसको, एम्ब्रियो को। क्लियर है? तो पता है क्या होता है, जब इसका इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, इस स्टेज में अगर एक भी सेल उस टाइम पे ये इनर सेल मास का एक भी सेल बाहर निकल गया, ठीक है, तो ये एक सेल इतनी कैपेसिटी रखता है कि ये दूसरे एम्ब्रियो को डेवलप कर दे। ठीक है, तभी तो ट्विंस पैदा होते हैं, है ना, जुड़वा भाई बहन। तो देखिए दो प्रकार के ट्विंस होते हैं, एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस की कंडीशन यही है कि एक ही जाइगोट में क्या हो गया, क्लीवेज हो गया, जिसकी वजह से दो क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, जो कि बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, इनके सेक्स भी सेम होता है। मतलब एक बच्चा मेल है तो दूसरा बच्चा भी मेल होगा, एक बच्चा फीमेल है तो दूसरा बच्चा भी फीमेल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्म था वो एक ही था, है ना, उसके अंदर एक ही टाइप का सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट था, इसीलिए यहाँ पर जो ट्विंस पैदा होंगे वो सेम सेक्स के प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? वहीं पर हम बात करते हैं डायजाइगोटिक ट्विंस में, जिसमें दो ओवम दो अलग स्पर्म से क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। क्लियर है? तो हो सकता है एक ओवम एक दूसरे स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ होगा जिसका अंदर सेक्स क्रोमोसोम एक्स होगा, तो जो बच्चा है वो फीमेल बनेगा। ठीक है, दूसरा जो स्पर्म है उसमें सेक्स क्रोमोसोम वाई है और ओवम तो ऑब्वियस सी बात है एक्स ही रखेगा, तो वो क्या हो सकता है, मेल। ठीक है, मतलब होगा ही मेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्विंस बन रहा है एक मेल हो सकता है एक फीमेल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो सकता है दोनों बार जो स्पर्म है वो एक्स एक्स फ्यूज हो, तो क्या हो जाएगा, बच्ची जो है वो फीमेल होगी, बट जो जायगोट थे वो अलग अलग बने थे। क्या क्लियर है? तो उसको हमने क्या बोल दिया, डायजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़े। ओके, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा आफ्टर द इम्प्लांटेशन इन अ ह्यूमन फीमेल। चलिए, और दूसरा है इसका दूसरा पॉइंट है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग ह्यूमन फीटस विद इन द यूट्रस एंड लेवल एनी 4 पार्ट्स इन इट। ठीक है, तो हमें क्या लेवल डायग्राम ड्रॉ करना है, किसका, ह्यूमन जो फीटस है उसका। ठीक है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है, यूट्रस के अंदर। ये क्वेश्चन जो है रीसेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? ये क्या है, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। क्या है, 2023 का क्वेश्चन है। चलिए तो देखिए, इतना समझ में आया, आगे बढ़े। तो क्या बोला, प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है, मैं बता देती हूँ। प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है, जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स होते हैं, इससे क्या निकलती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं। यही कुछ ट्रोपोब्लास्ट सेल्स क्या बनाते हैं, फिंगर लाइक अपेंडेजेस बनाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं, जिसे हम कोरियोनिक विलाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाय। ठीक है, ये कोरियोनिक विलाय जो है किससे, जो यूट्रस है ना, मदर की जो यूट्रस है, जिसकी एंडोमेट्रियम वॉल जो होती है, उसके साथ एक कनेक्शन बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या क्लियर है? तो देखिए, when blastocysts become embedded in the uterine lining, then the blastocyst undergoes differentiation to form trophoblast. Clear है? The cell of the trophoblast differentiated into a inner cell and outer layer. The outer layer is called chorion. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, chorion, and form the chorionic villi. ठीक है, ये क्या बनाती है, कोरियोनिक विलाय बनाती है, विच आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दैट ग्रो इनटू द इंडोमेट्रियम। ठीक है, क्या मैंने यही बोला था? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़े। चलिए तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, एन intimate connection is established between chorionic villi and uterine tissue. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम वॉल और कोरियोनिक विलाय के बीच में क्या होता है, कनेक्शन बन जाता है, इंटीमेट कनेक्शन बनता है। इट मीन्स कोरियोनिक विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इन
क्या बोल रहा है, इंटरडिजिटेटेड, है ना, मतलब क्या है वो इस तरीके का कनेक्शन बन जाता है, ठीक है, इंटरडिजिटेड कनेक्शन बन जाता है विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, है ना, और क्या फॉर्म कर लेते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर्म करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लेसेंटा, ठीक है, इस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, जो कि कनेक्शन है किसके बीच में, डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच में। क्या इतना क्लियर हुआ? ये जो है ये डायग्राम है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। चलिए, तो ये क्या है, मदर का यूट्रस है जिसके अंदर क्या डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो या फीटस डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, प्लेसेंटा विलाय है, क्या है, प्लेसेंटल विलाय। ये क्या है, कैविटी ऑफ यूट्रस, जहां पर क्या ब्लड इकट्ठा हुआ है, जो कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, किसको, जल्दी बताइए, डेवलपिंग एम्ब्रियो को या फीटस को, ठीक है। ये सर्विक्स में क्या एक प्लग फॉर्म हो गया, थिक प्लग फॉर्म हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, ठीक है। चलिए, उसके अलावा ये क्या है, एम्ब्रियो है जो कि डेवलप कर रहा है, ये योक सैक है, क्या है, योक सैक, क्या क्लियर है। और ये जो है ये क्या है, कॉर्ड है जो कि एम्ब्रियो को कनेक्ट कर रही है, किससे, मैटरनल बॉडी से, जिसे हम क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी फटाफट। ओके, चलिए आगे बढ़े, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो लॉन्ग आंसर का हमारा ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड लेबल दैम। चलिए, द जाइगोट आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, ओके, तो हमें डायग्राम को लेबल करना है, ड्रॉ करना है। चलिए, तो क्या बोला उन्होंने, जाइगोट आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज, ठीक है। सपोज ये क्या है, जाइगोट, क्या है, जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट है सिंगल सेल, क्या है, सिंगल सेल। इसमें क्या हुआ, फर्स्ट क्लीवेज, क्या हुआ, फर्स्ट क्लीवेज। तो फर्स्ट क्लीवेज होगा, है ना, तो क्या बनेगा, मियोटिक डिवीजन होगी या माइटोटिक, माइटोटिक डिवीजन होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या बनेगा, 2 सेल स्टेज, कितनी सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। तो ये क्या हो गई, 2 सेल स्टेज, ये क्या होगी, 2 सेल स्टेज, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जाइगोट एक सिंगल सेल जो है किस में कन्वर्ट हो गया, 2 सेल स्टेज में, किसमें, 2 सेल स्टेज में। यहां पर देखिए, साइटोप्लाज्म का रेशियो दोनों में सेम है ना, साइटोप्लाज्म का रेशियो दोनों में सेम है, बट न्यूक्लियस कंटेंट बढ़ गया, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस रेशियो बढ़ गया। साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियस रेशियो जो है वो क्या हो गया, बताइए, साइटोप्लाज्म तो कांस्टेंट है बट न्यूक्लियस बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें न्यूक्लियस बाय साइटोप्लाज्म क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो उतना ही है बट न्यूक्लियस बढ़ गया, क्लियर है। चलिए, इतना समझ में आया। और दूसरा क्या है, मोरुला स्टेज। तो मोरुला स्टेज क्या होती है, बना देते हैं वो भी। ये क्या है, आपका डिवीजन हो रहा है, यहाँ पर कितने सेल स्टेज बनानी है हमें, कितनी सेल स्टेज बनानी है, हमें बनानी है मोरुला, मतलब 8 to 16 सेल। तो बना देते हैं 8 to 16 सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। पहले अपन 8 बना देते हैं ना, 8 to 16 बनाना है, तो हम एक बना देते हैं थोड़ा छोटा सा, इसमें 8 सेल्स बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोरुला 8 सेल स्टेज। फिर दूसरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, 8 और 16 सेल स्टेज है, जिसे हम मोरुला कहते हैं, क्लियर है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की बात करें तो ब्लास्टोसिस्ट भी बना देते हैं। ये बन गया ब्लास्टोसिस्ट। तो ये हो गया ट्रोपोब्लास्ट, आउटर लेयर, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये हो गए इनर सेल, क्या हो गए, इनर सेल। तो ये हो गए
इनर सेल, और ये क्या हो गए, ट्रोपोब्लास्ट। क्या क्लियर है? चलिए, तो ये ब्लास्टोसिस्ट हो गया, ये मोरुला हो गया, ये क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट। और ये स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ये वाले स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील। क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसील। क्लियर है? चलिए, ये दो जो है, ये क्या है, ये क्या है, ये है ठीक है, ये क्या है, मोरुला। ये 8 सेल स्टेज है, ये क्या है, 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। और ये क्या है, 16 सेल स्टेज। ठीक है, ये दोनों क्या है, मोरुला है, ये दोनों क्या है, मोरुला। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, मोरुला है। क्या क्लियर है? ये क्या है, फर्स्ट क्लीवेज हुआ जब जाइगोट में, तो क्या बना, 2 सेल स्टेज बनी। क्लियर है? ये मोरुला है, ये ब्लास्टोसिस्ट है। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके दोनों क्या हो गए, मोरुला। क्या हो गए, मोरुला। सब में है ना, साइटोप्लाज्म का कंटेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों, ये जो है, ये क्या हो जाएंगे आपके, मोरुला। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़े फिर। ओके, आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने ये सारे स्टेज दिखा दिए हैं, है ना। फर्स्ट क्लीवेज दिखा दिया, कहाँ दिखा दिया फर्स्ट क्लीवेज, ओके, ये ओवम है, फर्टिलाइजेशन हुआ, तो यहाँ पर ये जाइगोट बना, ये क्या है, जाइगोट। ओके ओके, ये जाइगोट हुआ, जाइगोट में पहला क्लीवेज हुआ, ये बना 2 सेल स्टेज। ठीक है, यही तो हमें देखना था। देखिए, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का कंटेंट सेम है, बट न्यूक्लियस क्या हो गया, डबल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बनाया ये वाला स्टेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोरुला। क्या हो गया, मोरुला। चलिए, तो ये वाला और ये वाला मोरुला स्टेज हो गया, 8 एंड 16 सेल स्टेज। ठीक है, उसके बाद बाकी ये क्या हो गया आपका, ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें ट्रोपोब्लास्ट दिख रही है एंड इनर सेल मास दिख रहा है। क्या क्लियर है? जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ये क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ। चलिए, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, एक्सप्लेन द ओवेरियन एंड यूट्राइन इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन रिस्पेक्टिवली। चलिए, तो उन्होंने बोला कि यूट्रस में एंड ओवरी में क्या इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए, तो हम बात करते हैं पहले पिट्यूटरी के हार्मोन्स की, है ना। तो पिट्यूटरी के हार्मोन्स जो होते हैं, मतलब FSH एंड LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH, और कौन सा, LH। ठीक है, तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो इन दोनों का क्या है, अमाउंट जो है, सिक्रीशन जो है वो कौन कराता है, पिट्यूटरी। और इसके सिक्रीशन की वजह से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन की वजह से क्या होता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कहाँ पर, ओवरी के अंदर। क्लियर है? वहीं पर बात करें किसकी हम, जल्दी बताइए, वहीं पर हम बात करें किसकी, LH की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या कराता है, ओव्यूलेशन कराता है। LH सर्च जब आता है तो ओव्यूलेशन कराता है। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, ओवेरियन हार्मोन की, मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट फेज जब होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, जैसे जैसे फॉलिकल्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो एस्ट्रोजन है उसका अमाउंट भी बढ़ते जाता है, क्योंकि जो फॉलिकल्स है, ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं उन फॉलिकल के, वही क्या करते हैं, वही सिक्रीट करते हैं किसको, एस्ट्रोजन को। तो धीरे धीरे एस्ट्रोजन का अमाउंट क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर है? वहीं पर जब आपके जो ल्यूटिनाइजिंग फेज है, ठीक है, या हम बोल दें सिक्रीटरी फेज जो है, उसमें क्या होता है,
जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका जो पीक आता है, क्या आता है, पीक आता है, साथ में एस्ट्रोजन का भी पीक आता है, बट ये सेकंड टाइम एस्ट्रोजन का पीक आ रहा है। क्या क्लियर है, समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़े। क्या बोल रहा है, रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिन FSH एंड LH फ्रॉम पिट्यूटरी ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज 5 to 14 days of menstrual cycle lead to growth of primary follicle to Graafian follicle। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप करते हैं। ठीक है, मतलब फॉलिकुलर ग्रोथ कराते हैं। क्या कराते हैं, फॉलिकुलर ग्रोथ कराते हैं इन द ओवरी। क्लियर है, कहाँ करा रहे हैं, ओवरी के अंदर। एस्ट्रोजन फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल्स हेल्प इन प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम है उसका प्रोलिफरेशन कराता है और इट्स रिपेयर। ठीक है, उसकी रिपेयर भी कौन कराता है, एस्ट्रोजन। हाई लेवल ऑफ LH एट मिडिल, है ना, इट मीन्स 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लीड्स टू रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल कॉजिंग रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, तो 14th डे पे जो LH है उसका लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जल्दी बताइए। इसकी वजह से ओवम का क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। कहाँ से, ग्राफियन फॉलिकल से, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए। ये कब आया है, 2014 में। कब आया है, 2014 में। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम आगे बढ़ें। ओके चलिए, तो चले, क्या बोल रहा है, दिस इज द ओव्यूलेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। द रिमेनिंग सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, Cl अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH। किसके इन्फ्लुएंस में, LH के इन्फ्लुएंस में ये क्या है, ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। ग्राफियन फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। Corpus luteum secretes progesterone that maintain endometrium in preparation for pregnancy। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट होता है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करके रखता है। क्लियर है, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। लेवल ऑफ FSH एंड LH फॉल ड्यू टू राइज इन प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, जब सिक्रीटरी फेस होता है या फॉलिकुलर फेस होता है, आपका जो सिक्रीटरी फेस या ल्यूटियल फेस जो होता है उस पर क्या होता है, FSH एंड LH का जो अमाउंट है, ठीक है, सिक्रीशन जो है वो क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ रहा है। ठीक है, एंड एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। 25th डे ऑफ साइकिल लीडिंग द डिसइंटीग्रेशन ऑफ Cl, मतलब 25वें दिन, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25वें दिन क्या हो रहा है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, डीजनरेट। और कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट क्या होगा, फॉल होगा। क्या होगा, फॉल होगा, लीडिंग टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट 0 to 5 days ऑफ साइकिल। ठीक है, अब क्या होगा, प्रोजेस्ट्रॉन का अमाउंट कम होगा तो जो एंडोमेट्रियम वॉल को जो प्रोजेस्ट्रॉन था वो क्या कर रहा था, मेंटेन कर रहा था। प्रोजेस्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियल वॉल जो है उसके टिश्यू जो है ब्रेक हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और क्या शुरू हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुएशन, जो कि 0 से 5th डे तक चलती है। क्या क्लियर है। सपोज जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो रहा है उसे हम 0 डे मानते हैं और ये कितने दिन चलता है, 5 to 7 days ये कंटिन्यू रहता है। क्या क्लियर है। चलिए चलें आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, राइट द ड्यूरेशन एंड द इवेंट्स दैट अकर इन द ओवरी एंड द यूट्रस ड्यूरिंग फॉलिकुलर एंड ल्यूटियल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन। क्या बोला है कि आपको ड्यूरेशन एंड इवेंट्स बताने हैं अकर इन द ओवरी एंड द यूट्रस ड्यूरिंग फॉलिकुलर एंड ल्यूटियल फेज। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, ओवरी के अंदर तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। ये तो ओवरी के अंदर हो रहा है। वहीं पर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में इस टाइम पे, किस टाइम पे, फॉलिकुलर फेज वाले टाइम पे क्या हो रहा है, यूट्रस में उसका प्रोलिफरेशन हो रहा है ना, एंडोमेट्रियल वॉल का प्रोलिफरेशन हो रहा है। एंडोमेट्रियल वॉल थिक हो रही है, वहाँ पर ब्लड वेसल जो है वो इकट्ठी हो रही है। क्लियर है। वहीं पर ल्यूटियल फेज की हम बात करें तो ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो ओवरी है उसके अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं येलो बॉडी में, जिसे हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। और यही प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो हार्मोन होते हैं ये वर्क करते हैं कहाँ पर, यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम वॉल है वहाँ पर, और क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम वॉल को और ज़्यादा थिक करते हैं एंड एंडोमेट्रियम वॉल को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। क्या क्लियर है, इतना समझ में आया। अब देखिए, हाउ डू पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन इन्फ्लुएंस टू फेजेस। ठीक है, तो पिट्यूटरी हार्मोन मतलब FSH एंड LH, तो FSH एंड LH क्या कराता है, जल्दी बताइए।
और कौन सा होता है LH, ठीक है। तो FSH एंड LH क्या कराता है, जल्दी बताइए, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है। क्या कराता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें क्या कराता है, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है। क्या कराता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। 7 to 14 डेज के जो टाइम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है, मतलब प्राइमरी फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल में डेवलप कराने का काम करता है। चलिए वहीं पर बात करें ओवेरियन हार्मोन की। किसकी बात करें, ओवेरियन हार्मोन की। तो ओवेरियन हार्मोन कौन सा होता है आपका, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। तो होता क्या है, ये जो ओवेरियन हार्मोन है ये क्या कराते हैं, वहाँ पर जब ये इसी टाइम पर है ना, अगर हम बात करें ल्यूटियल फेज वाले टाइम पर, फॉलिकुलर फेज वाले टाइम पर, तो फॉलिकुलर फेज में तो ये इन्होंने क्या कराया, जल्दी बताइए, डेवलपमेंट कराया। ल्यूटियल फेज में इनका क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। क्या हो जाता है, ड्रॉप, मतलब फॉल हो जाता है। तो ल्यूटियल फेज में FSH एंड LH ड्रॉप हो जाते हैं, फॉल हो जाते हैं। इसकी वजह से ये ड्रॉप हो गए, फॉल हो गए, और इनका काम था फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराना। अगर ये कम होंगे तो क्या ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट करा पाएंगे, तो यहाँ पर ल्यूटियल फेज में इनका जो फॉल होता है इसकी वजह से दूसरे जो फॉलिकल्स है वो डेवलप नहीं कर पाते। क्या क्लियर है। फिर वहीं पर बात करें हम क्या, ओवेरियन हार्मोन की, इसकी एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन की। तो फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं, और यही फॉलिकल्स के जो सेल्स होते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल, जो सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन को। क्लियर है। तो इनिशियल एस्ट्रोजन का अमाउंट कम होता है और ये एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ते जाता है। अब एस्ट्रोजन का अमाउंट बढ़ रहा है कौन से फेज में, फॉलिकुलर फेज में, और इसी एस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से ये एस्ट्रोजन वर्क करता है एंडोमेट्रियम वॉल पे। किसकी, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल पे। तो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल पे इस एस्ट्रोजन की वजह से क्या होती है, एंडोमेट्रियम वॉल की थिकनिंग होती है, प्रोलिफरेशन होता है, वहां पे ब्लड वेसल्स इकट्ठी होती है। क्या क्लियर है, समझ में आया। अब इन्हीं ओवेरियन हार्मोन मतलब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का ल्यूटियल फेज में क्या काम होता है, तो ल्यूटियल फेज में यही प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो क्या करता है, एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन करके रखता है, उसको थिकन्स करता है एंड मेंटेन करके रखता है। क्यों मेंटेन कर रहा है, क्योंकि वो ये सोच के बैठा है कि ओव्यूलेशन हुआ है, ओवम अभी प्रेजेंट है ना, तो क्या है, हो सकता है स्पर्म आए, फर्टिलाइजेशन हो, और हमें क्या करना है, प्री प्लान्ड रहना है। ठीक है, मतलब हमें यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम वॉल है जहां पर इम्प्लांटेशन होता है उसे हमें मेंटेन करके रखना है। क्या क्लियर है, इतना समझ में आया। तो चलिए देखते हैं क्या बोला इन्होंने, हाउ डू पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन, ये समझ में आ गया। तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, बिटवीन फॉलिकुलर फेज जो है कौन सा फेज है, 7th डे से 14th डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल है वो डेवलप होता है, ग्रो होता है, किसमें, मैच्योर, फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। क्या क्लियर है। फिर एंड साइमल्टेनियसली, ठीक है, उसी दौरान द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस रीजनरेट्स। ठीक है, उसी दौरान पे मैंने क्या बोला था, एंडोमेट्रियम, क्योंकि एस्ट्रोजन निकल रहा है फॉलिकल से, तो ये एस्ट्रोजन कहाँ काम करेगा, एंडोमेट्रियम पे, और उसको क्या करेगा, थिक करेगा, प्रोलिफरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है, किसका, थ्रू प्रोलिफरेशन। एंडोमेट्रियम वॉल का क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, विच आर इंड्यूस्ड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन में क्या हुए, चेंजेस हुए, और ये चेंज ने क्या इंड्यूस कराया, प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्रस वॉल, दैट इज एंडोमेट्रियम। क्या क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ल्यूटियल फेज की। तो ल्यूटियल फेज क्या बोल रहा है, बिटवीन 14 to 28 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग, है ना। तो ल्यूटियल फेज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन से दिन से कौन से दिन तक होता है, 14वें से 28वें दिन तक। क्लियर है। ड्यूरिंग विच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इस टाइम पर जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जल्दी बताइए, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। अब देखिए, द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। ठीक है, विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि हाई अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन नेसेसरी है, इसेंशियल है, किसके लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। क्लियर है। ब्रैकेट में सच एन एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन। क्यों हमें ज़रूरी है, क्योंकि एंडोमेट्रियम पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम एंड द अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़े,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, ओव्यूलेशन की। तो देखिए द सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स मतलब FSH एंड LH इंक्रीजेस ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज जो है 7 से 14वें दिन वाला जो फेज है, इस टाइम पर FSH और LH का क्या होता है, पीक रहता है। क्या रहता है, पीक। ठीक है, इसे हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। एंड स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर डेवलपमेंट। FSH और LH का इंक्रीमेंट क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, क्योंकि जो लेयर है ग्राफिन फॉलिकल की जो लेयर है, या हम बात करें प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल या टर्शरी फॉलिकल, ये जो फॉलिकल्स है किससे बने हैं, ग्रैन्युलोसा सेल से बने। ये ग्रैन्युलोसा सेल्स जो होते हैं क्या सिक्रीट करते हैं, एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। क्लियर है, तो उन्होंने क्या बोला, एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स। ठीक है, बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल। मतलब अगर साइकिल 28 दिन की है तो उसका मिडिल क्या होगा, 14वां दिन। ठीक है, तो ये मिडिल में क्या रिलीज करता है, जल्दी बताइए। मिडिल में LH और FSH का पीक आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, LH और FSH पीक। और LH का जो पीक रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज। क्या बोलते हैं, LH सर्ज। ठीक है, तो देखिए LH सर्ज जो है कहाँ, वो रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH लीडिंग टू इट्स मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल्ड द LH सर्ज इंड्यूसेस। ठीक है, तो मिड में क्या होता है, LH का सर्ज आता है, रफ्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय द रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, अब LH का क्या आता है, सर्ज आता है। तो इस LH के इंक्रीज के होने की वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रफ्चर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, इनकी कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल जो लेयर है वो ब्रेक हो जाती है, तो अंदर जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ एग। ठीक है, तो वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, और ये ग्राफियन फॉलिकल अलग हो गए। क्लियर है, और यही ग्राफियन फॉलिकल आगे ओव्यूलेशन के बाद किस में कन्वर्ट होंगे, ल्यूटियल फेज में, कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या क्लियर है, समझ में आया इतना? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 25 आया है आपकी CBSE 2015 में। कब आया है, CBSE 2015 में। तो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। तो वही घूम फिर कर बातें वहीं आ जाती है ना। अब बेचारे CBSE वाले भी क्या करें, बातें तो वही है, सब वहीं पर हमें बार बार घुमाना है। तो देखिए 2015 में क्या पूछा, इसी को थोड़ा सा घुमा के पूछा कि आपको रोल बताना है पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन का ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवेरियन और पिट्यूटरी हार्मोन का क्या रोल है। तो पिट्यूटरी हार्मोन का तो रोल है भाई, ये क्या करता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराता है। क्या कराता है, फॉलिकुलर ग्रोथ कराता है। ठीक है, ओवेरियन हार्मोन क्या करता है, ओवेरियन हार्मोन क्या करता है, जल्दी बताइए। एंडोमेट्रियम को क्या करता आता है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन कौन कराता है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन कौन कराता है, एस्ट्रोजन। कौन कराता है, एस्ट्रोजन। और मेंटेनेंस कौन कराता है, मेंटेनेंस कौन कराता है, जल्दी बताइए। एंडोमेट्रियम मेंटेनेंस कौन कराता है, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। इसको कौन कराता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन कराता है, क्या क्लियर है, क्या इतना क्लियर हुआ, पक्का? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? देखिए तो क्या बोल रहा है, पिट्यूटरी हार्मोन की हम बात करें तो पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा होता है, FSH एंड LH। FSH क्या कराता है, सिक्रीटेड बाय एंटीरियर लोब। ठीक है, तो पिट्यूटरी जो होती है, देखिए ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, तो ये हो गया हाइपोथैलेमस, और ये हो गया पिट्यूटरी। तो ये पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब है, क्या है, एंटीरियर लोब, और ये है पोस्टीरियर लोब। ठीक है,
तो एंटीरियर लोब जो है वो सिक्रीट कराता है किसको, FSH एंड LH, ठीक है पक्का। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या सिक्रीट कराया, FSH, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इट स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है, और FSH खुद बोल रहा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, क्या बोल रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन खुद ही बोल रहा है, तो ये क्या कराएगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट कराएगा, क्या कराएगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। क्या क्लियर है, इतना समझ में आया। एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल्स, ठीक है, तो जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है उससे एस्ट्रोजन को भी कौन सिक्रीट कराता है, FSH, कौन सिक्रीट कराता है, FSH, तो FSH ही रिस्पॉन्सिबल है एस्ट्रोजन के सिक्रीशन के लिए, क्लियर है। वहीं पर बात करें LH की, तो इट इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड देयर बाय रिलीज ऑफ ओवम, ठीक है, तो जो LH है वो क्या इंड्यूस कराता है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराता है, और इसके रप्चर की वजह से क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, क्लियर है। फिर दूसरी बात करें, इट सिक्रीशन ऑल्सो स्टिमुलेट फॉलिकुलर डेवलपमेंट अलोंग विथ FSH, ठीक है, तो ये किसके साथ करता है काम, FSH के साथ, और ये भी क्या कराता है, स्टिमुलेट कराता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को। क्या क्लियर है, पक्का समझ में आया। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये क्या रिलीज कराता है, आपके कौन से हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, और कौन सा रिलीज कराता है, और कराता है ADH, कौन सा, ADH, ठीक है, समझ में आया। ओके, आगे बढ़े, तो इससे हटा दूं, चलते हैं ओवेरियन हार्मोन की तरफ। तो एस्ट्रोजन जो है ओवेरियन हार्मोन है, ये क्या कराता है, इट स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन वॉल। तो प्रोलिफरेशन का मतलब क्या है, उसे क्या करता है, थिक करता है, क्या करता है, थिक करता है, ठीक है, समझ में आया, उसे मोटा करता है, क्लियर है, क्योंकि जो बेबी है, ग्रोइंग बेबी है, उसे कुशन लाइक स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना है। अब देखिए, इम्प्लांटेशन भी प्रॉपर करानी है। प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें, इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रॉन एसेंशियल है, मतलब ज़रूरी है किसके लिए, मेंटेनेंस ऑफ किसके, एंडोमेट्रियम के, फॉर इम्प्लांटेशन, है ना, एंडोमेट्रियम को हम मेंटेन करके रखेंगे तभी तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड अदर इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, किसके लिए, कि इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, है ना, फर्टिलाइज जो ओवम है, मतलब जो जाइगोट बना, जो एम्ब्रियो बना, जो ब्लास्टोसिस्ट बना, उसको हमें क्या कराना है, इम्प्लांट कराना है। इम्प्लांट का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट कराना है, कहाँ पर, एंडोमेट्रियम वॉल पर, क्लियर है। इट इज़ नेसेसरी बाय कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, इट इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रॉन को कौन सिक्रीट करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, कौन से फेज में, ल्यूटियल फेज में। क्या इतना क्लियर हुआ, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये वाला क्वेश्चन आया है CBSE 2015 में। चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशंस अच्छे से क्लियर होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सके, सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके, जिससे आप सारी वीडियोस टाइम पर देख सके और आपका बैकलॉग हो ज़ीरो। जब बैकलॉग ज़ीरो होगा तो पढ़ने में अलग ही मज़ा आएगा, अलग ही मोटिवेशन रहेगा कि भाई हम तो फोड़ देंगे इस बार। चलिए, उसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक की फैसिलिटी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं हमारी टॉप कोर्सेज की तरफ। हमारे टॉप कोर्सेज आपको हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल दोनों पर मिलेंगे। दोनों पर सेपरेट टीचर्स पढ़ाते हैं। इंग्लिश मीडियम चैनल पर इंग्लिश के टीचर पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम चैनल पर हिंदी के टीचर्स पढ़ाते हैं। अब बात आती है कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं इन चैनल पर। तो आपको अवेलेबल है CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड के साथ आपको स्टेट बोर्ड की तैयारी भी कराई जाती है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे हाई क्वालिटी जो कोर्सेज है, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको 100% फ्री में मिलते हैं।
जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। मतलब अब आपको शिक्षा लेने के लिए पैसे देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन से और मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।